नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इतनी कॉमन है मगर ये अवॉइड हो सकती है. दैट गॉट मी. नी रिप्लेसमेंट हमारे लिए कहना बहुत आसान है. पेशेंट का ना पूरा लाइफ चेंज हो जाता है. फिर आपको उस घुटने को संभाल के रखना है. आप सीढ़ी उतरते हुए ध्यान से चलिए. रनिंग तो बिल्कुल नहीं करना है. जिंदगी भर जमीन पे नहीं बैठना. चौकड़ी नहीं लगाना. फैमिली को घूमने जाना है, मैं तो नहीं जा सकता. पेशेंट की लाइफ बिकम्स लाइक ए क्रॉकरी. इसका फिजिकल के साथ साथ साइकोलॉजिकल मेंटल कितना इम्पैक्ट है आपकी लाइफ के ऊपर. तो इसी चीज़ को देखते हुए हम एक नई चीज़ हमने इंट्रोड्यूस की. इन नी रिप्लेसमेंट इट्स लाइक ओपन एंड शट केस. यू ओपन इट, remove the original knee, put a new knee. Okay, no close. complications. I call it a brainless surgery. But when I do a meniscus replacement, I'm playing between. कब ये पता चलता है कि now you actually should see a doctor, there is a problem? आप चेयर से उठ रहे हैं, गाड़ी चला के आप जब उतरते हैं and you feel stiff in the knee, especially ladies when they are around their menopausal age, तो कहते हैं जी सीढ़ी चढ़ने में बहुत पेन होता है. नाउ आई एम अवॉइडिंग स्टेयर्स, अब मैं लिफ्ट ले लेती हूँ. दैट इज़ वन सिग्नल कि आपका कहीं पे कुछ कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो गया है. यू मस्ट सी ए डॉक्टर. What people actually do is the opposite of it. कि जब पता चल जाता है कि नी में पेन शुरू हो गई है तो उनको पता ही है कि अभी नी रिप्लेसमेंट करवाना ही है मुझे, तो चलो जितना डिले कर सकते हैं उतना डिले. दैट्स व्हाट आई वांट टू चेंज. अगर आप या आपके परिवार में कोई भी नी पेन यानी कि घुटने के दर्द से परेशान है और उन्हें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत है बट करवाना नहीं चाहते, करवाने से डर रहे हैं या किसी भी रीज़न से अवॉइड करना चाहते हैं, तो आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है. आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के अलावा और कौन से ऑप्शंस हैं जो कि उतनी ही कॉस्ट में, उतने ही या फिर उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं. और आज की इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ हैं इंडिया के वन ऑफ द टॉप ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अश्विनी, जिन्हें इस फील्ड में 25 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इन पॉडकास्ट का सिर्फ एक ही मिशन है, इंडिया के टॉप डॉक्टर्स की क्रेडिबल नॉलेज को आप लोगों की स्क्रीन तक एकदम फ्री में पहुंचाना. और इस मिशन में हमें सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और चलिए आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. Dr. Ashwini, welcome to the show. Thank you so much. Pleasure to have you here. It's an honor to be with you. I have so many questions for you. और जब आपने बोला कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इतनी कॉमन है मगर ये अवॉइड हो सकती है, that got me, like I got stuck there. ये मेरे लिए एकदम नया कॉन्सेप्ट है कि हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को रिप्लेस कर सकते हैं किसी बेटर चीज से. So ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट, ये टेक्निक कहाँ से आई and how you got into this? Few years back, I was working on hip replacement. We are not just कि हम एक बार ट्रेन हो गए और जिंदगी भर हम वही काम करते रहेंगे, ऐसा नहीं है. We are researchers, we are scientists. We keep on working on things, we keep on learning. तो मैंने देखा कि हमारे जितने भी नी रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट है, उसके जितने भी इम्प्लांट्स हैं, they are designed in West. None of the implants are designed according to Indian culture. Okay. That was point number one. ओके, सो यू मीन इंडियन लोगों की जो रिक्वायरमेंट है और वेस्टर्न की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है. किस तरह से अलग है? आप रूटीन में देखो कि हम कितनी बार, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, रूटीन में घर में बैठने में भी कितनी बार हमें ज़मीन पे बैठना पड़ता है. हम क्रॉस लेग बैठते हैं. एंड यू लुक एट द रूरल पॉपुलेशन, कितने लोगों के पास वेस्टर्न कमोड है. राइट. आर वी सर्विंग द पेशेंट्स राइटली? Not at all. So we came up with MIS technique about 8 years back. Okay. This is minimal invasive surgery. All over the world ये बताया जाता है कि हिप रिप्लेसमेंट अगर आपका हुआ है, you have to sit on chair always. So means after a hip replacement surgery you cannot sit on the ground, मतलब वो चौंकड़ी आलती पालती मार के आप नहीं बैठ सकते. कभी भी नहीं. और बहुत सारे पेशेंट इसलिए ऑपरेशन नहीं कराते. They keep on limping but they'll not get operated. मैं आपको एक once in lifetime event बताता हूँ जिसमें जमीन में बैठना जरूरी है. That is wedding. पेशेंट उसके लिए नीचे बैठना चाहता है on that day. जब हमने MIS टेक्निक शुरू किया, we allowed our patient to sit cross-legged for the first time in the world. Wow. और होता है कि जब आपको डिसरप्टिव आइडिया लाते हो ना, तो इनिशियली क्रिटिसिज्म होता है, देन पीपल एनालाइज इट एंड दे स्टार्ट फॉलोइंग इट. एग्जैक्टली वही हुआ है. आप अब सोशल मीडिया पे जाए, कहीं भी जाए, एवरी डॉक्टर इज टेलिंग कि हाँ हमारे पेशेंट भी अब नीचे बैठते हैं, बिकॉज वी हैव एजुकेटेड मोर एंड मोर डॉक्टर्स सो दैट दे कैन सर्व आवर इंडियन कम्युनिटी. देन हमने नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स को देखा एंड आई फाउंड आउट कि रिप्लेसमेंट करना तो है, इट्स नेसेसरी, बट ट्रीटमेंट इज मोर पेनफुल देन द डिजीज.
पेशेंट को कई महीने तक वो इतना पेनफुल फिजियोथेरेपी करना पड़ता है कि पेशेंट कभी भी दूसरे पेशेंट को ये नहीं बताता कि यार आप नी रिप्लेसमेंट कराइए। और देखो हमारे प्रोफेशन में जब तक आप एम्पैथेटिक नहीं होगे ना, यू आर नॉट ए कंप्लीट डॉक्टर। So it takes 2 to 3 months, I 2 to believe. 3 months of physiotherapy, which is very painful. And for an elderly patient, 70 year का patient है, 75 years, अच्छा. it's really painful and it puts so much stress on their heart, on their brain, on their whole body कि वो पूरा disturb हो जाता है patient. There was a patient of mine जिनका हमने knee replacement किया. Okay. Her physiotherapist used to come at 8 o'clock in the morning. She came to me after 2 weeks, 3 weeks for a follow-up. उसने मुझे बताया कि सर 8 बजे physiotherapist आता है ना, मेरी नींद सुबह 4 बजे से गायब हो जाती है। Oh my God. मुझे इतना डर लगता है। सो देन वी थॉट अबाउट इट कि यार हम क्या कर सकते हैं, कैन वी डू समथिंग बेटर। सो वी ब्रॉट देन दिस MIS टेक्निक टू नी एंड वी ट्राइड टू डू समथिंग हाउ टू प्रिजर्व द नी। Why to go for a complete replacement? Preserve the original knee. Original knee. Okay. So this was the whole idea कि हमें knee replacement जो हो रहा है, is it actually required? Can we do something else? So we came up with the new idea कि how can we involve the MIS technique in knee? Wonderful, wonderful. I'm all the way more curious to know what this MIS technique is. उससे पहले सर I really want to talk about कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है in the first place. Yes, yes, so yes. that पहले तो हमारी ऑडियंस ये समझ पाए कि they can understand the science. वो कौन से क्यूज हैं, वो कौन से ट्रिगर्स हैं जो उन्हें समझने हैं कि ये मेरी नी में लॉन्ग टर्म आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है, उनके कॉजेज क्या हैं और नेचुरली ही कैसे वो इसको अवॉइड कर सकते हैं सिचुएशन को। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट ऑल दिस एंड देन वील कम टू द क्योर। Yes. सो वेयर डू यू थिंक इंडिया की करंट सिचुएशन क्या है व्हेन इट कम्स टू नी पेन, हिप्स पेन, ये जॉइंट पेन में हाउ आर वी डूइंग? Almost 40% of people suffer from knee pain at some point of time in their life. 40% people? If you talk they about suffer, frank okay. arthritis, it is 20%. Okay. But 40% people suffer from knee pain for different reasons. It generally starts in early 40s. What happens कि जैसे हमारी एज स्टार्ट होती है 35-40 के आसपास, हमारे टिश्यू की इलास्टिसिटी कम हो जाता है। लिगामेंट्स हैं, कार्टिलेज हैं, they start degenerating. It's a natural process. Added on by our lifestyle. आजकल क्या आप देख रहे हैं ना, लोगों के पास शादी के लिए भी टाइम नहीं है। यू फॉरगेट अबाउट फिटनेस एंड ऑल दोस थिंग्स। हमारी कल्चर में फिटनेस इज नॉट ए फीचर एक्चुअली। हमें पढ़ाई करना है, डिग्री लेना है, बहुत सारा पैसा कमाना है एंड रिपीट विद आवर किड्स एंड सो ऑन एंड सो। So true, so true. Fitness is always taken for granted. बॉडी है ना, दिस इज मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट जो नेचर ने हमें दिया है। और आप कितने भी स्किल्ड हैं, कितने भी क्वालिफाइड हैं, अल्टीमेटली the longevity of your career will be decided by your fitness. Right. And the quality as well. And the quality of course. तो जो healthy life वाला span है, हमें 60 पे end करना है, 70 पे end करना है या beyond लेके जाना है, which means कि regular exercise नहीं है, हमारी muscle strength is generally weaker than people who are doing in regular exercises. और knee joint में 2 ही part हैं, bone and muscle, 2 ही columns हैं जो body weight को लेते हैं। If your muscles are weak, the bones will take the burden and you will start having pains. I was actually wondering कि exercise से muscle strength बनती है, make sense. But exercise से bones या joints पे कैसे असर पड़ता है ये नहीं पता था. But what you just said makes sense कि अगर आपकी मसल्स वीक होंगी तो सारा प्रेशर जॉइंट्स पे आएगा. हाँ, बिकॉज नी जॉइंट हैज ए पर्टिकुलर एक्सिस जिसके अराउंड उसको रोटेट करना है. दैट इज अ परफेक्ट रोटेशन. बट दैट हैपेंस व्हेन योर मसल्स आर प्रॉपर्ली बैलेंस्ड. अगर आपकी मसल्स वीक हैं, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग एक्सेंट्रिकली. ओके. तो दोज एरियाज विल बी लोडेड. जो पार्ट लोड नहीं लेना चाहिए, जिनको जो वीक होते हैं वो लोड लेंगे और वहाँ पे आर्थराइटिस स्टार्ट हो जाएगा. आपका कार्टिलेज डैमेज होगा. फर्स्ट टाइम जब आपको होता है, आपको स्टेयर क्लाइंबिंग में होता है. मेरे पास पेशेंट आते हैं 42, 43, 44, स्पेशली लेडीज व्हेन दे आर अराउंड देयर मेनोपॉजल एज. तो वो कहते हैं जी सीढ़ी चढ़ने में बहुत पेन होता है. नाउ आई एम अवॉइडिंग स्टेयर्स. अब मैं लिफ्ट ले लेती हूँ, मैं ज़्यादा चलती नहीं हूँ. स्क्वाट करने में पेन होता है क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है. प्रेशर ज़्यादा आता है, बॉडी वेट थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़े से हार्मोनल चेंजेस होते हैं. सो दिस एड्स ऑन टू द होल थिंग. सो ये जो हार्मोनल चेंजेस हैं ये किस तरह से अफेक्ट करते हैं जॉइंट पेन को? इन वुमेन देयर आर 2 फैक्टर्स. Yeah. One is hormones. Around 45, the hormonal changes, estrogen goes down and bone quality deteriorates, calcium level comes down. That's one factor. Second is anatomically, the pelvis is wider in females. That means our pelvic muscles, which ultimately decide the alignment of the lower limb, they are at a disadvantage. Oh. Inherently. You can't change it. That's why we get more patients of knee arthritis ladies में, because of their anatomical problem, because of their hormonal changes,
और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज कि जो डाइट है फीमेल्स का, आप किसी भी फैमिली को ले लीजिए, मोस्ट कॉम्प्रोमाइज डाइट दे गेट। वो पूरी फैमिली को तो अच्छा खाना खिलाती हैं, खुद अच्छा नहीं खाती हैं। वो पहले देखते हैं कि बच्चे ने अच्छे से खा लिया, हस्बैंड ने खा लिया, सब ने देख लिया, फिर वो अब गांव में देखिए बहुत ही कॉमन है, इट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर कि वुमेन का पार्ट है कि सबका ध्यान रखना, फिर कुछ मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज शी विल से ओके मैम फाइन। तो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है ये। तो इसीलिए वी गेट मोर पेशेंट्स फीमेल्स who are getting arthritis of the knee. So one is cultural and the other is the way Anatomical. their bodies Yes, being yes, done. yes. And the other thing you mentioned, which is very important, is you said body weight बढ़ता है. That means because obesity is such a big problem in our country, तो क्या मोटापा भी joint pain का एक बहुत बड़ा reason है? Yes, yes. Actually, it affects two ways. One तो definitely कि हमारे नी जॉइंट एक पर्टिकुलर वेट के लिए बने हैं, और हमारा वेट अगर डबल ट्रिपल हो जाता है तो नेचुरली इट विल बी ओवरलोडेड। दैट इज ए सिंपल लॉजिक। बट द बिगेस्ट लॉजिक इज कि हमारे, अगर आप इंडियन स्ट्रक्चर को देखें बॉडी को, तो हमारा फैट मैक्सिमम होता है ट्रंक, एब्डोमेन एंड हिप्स। तो उसमें क्या होता है कि हमारा पेल्विस आगे की तरफ रोटेट कर जाता है। तो पेल्विस जैसे ही रोटेट करेगा, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं, एवरीवन अंडरस्टैंड्स, बैक ऑफ द थाई देयर आर 4 हैमस्ट्रिंग मसल्स, दे गेट टाइटर। मैं आपको मॉडल के साथ थोड़ा समझाता हूँ। दिस इज अवर नी मॉडल, दिस इज thigh bone, we call it femur. Okay. This is tibia, that is leg bone. Okay. This is the knee joint. Correct? This is the inner side and this is the outer side. Okay. We call it medial and this is lateral. 3 hamstrings attach on medial side and 1 attaches on lateral side. तो जैसे ही हमारे hamstring tight होगा, तो you can understand pressure will be more on the inner side. Of course. Right. और आप कभी भी देखिए knee pain पहली बार on the inside of the knee start होता है, because the pressure is almost 3 times more than the lateral side. 95% of our arthritis patient complain of medial side. This is the reason. So obesity contributes to it by tightening the hamstrings, by changing your center of gravity, and by changing the rotation of the pelvis. And that obviously means if you reduce your body weight, Yes, yes. you will see instant improvement. Yes, yes. Even 5 kg of reduction will reduce almost 50% of your early joint pain. Just 5 kgs. Just 5 kgs. To 50% of Up to reduction. 50%. That's a huge Yes. difference that we get to see. और क्या reasons होते हैं जिसकी वजह से joint pain बढ़ता है? Are there more reasons? जो मिसकंसेप्शन एक सोसाइटी में ना फिटनेस का, आजकल अच्छी बात है कि बच्चे फिटनेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं, दैट्स ग्रेट, बट दे डोंट नो व्हाट इज फिटनेस। फॉर देम फिटनेस इज गुड बाइसेप्स। जस्ट ए गुड बल्जिंग बाइसेप्स इज नॉट फिटनेस। What is fitness? फिटनेस according इज to you? कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस। मेरे पास बच्चे आते हैं जो जिम करते हैं, सब करते हैं, बट जब मैं उनसे पूछता हूँ ना, कैन यू रन 5 किलोमीटर्स, दे कांट। Yeah. सो अल्टीमेटली जो फिटनेस है वो है कि आपका हार्ट और लंग कितना स्ट्रांग है। सो रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज अगर आप कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा एल्डरली हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं। सो दीज आर द 2 ऑफ द बेसिक एंड बेस्ट एक्सरसाइजेस। हाँ, मसल बिल्डिंग आप कर रहे हैं, ग्रेट, लेकिन मसल बिल्डिंग के लिए जो प्रोटीन्स ले रहे हैं, वो जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, इट्स रियली हार्मफुल। Why do you think supplements are harmful for joints? उनका जो क्वालिटी है ना, दैट इज नॉट प्रॉपरली रेगुलेटेड। जो मॉनिटर होना चाहिए ना कि उनकी क्वालिटी में व्हाट आर द कंटेंट्स, दे आर नॉट प्रॉपरली रेगुलेटेड। और वो जो फैट है ना, बहुत सारा प्रोटीन लेने का, इट ओवरलोड्स योर किडनीज। But don't you think इंडियंस की जो डाइट है, डाइटरी हैबिट्स हैं, उसमें प्रोटीन अदरवाइज बहुत ज्यादा लैक करता है? Yes, yes. तो प्रोटीन भी तो कहीं ना कहीं से लेना ही है। अब सप्लीमेंट्स हम मना कर देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? लाइक व्हाट्स द सॉल्यूशन? प्रोटीन कम लेना गलत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस आर वेजिटेरियंस, या एग्रीड। बट प्रोटीन बहुत ज्यादा लेना भी गलत है, बिकॉज प्रोटीन हैज टू बी प्रोसेस्ड समवेयर। बॉडी में जाकर कहीं मेटाबोलाइज तो होगा ना, इट हैज टू बी फिल्टर थ्रू किडनीज। तो हमारा किडनी का भी एक लिमिट है, तो उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आते हैं। तो आप प्रोटीन लें, कोशिश करें कि नेचुरल सोर्सेज से लें। तो कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। दैट इज समथिंग विच विल कीप यू इन गुड शेप एंड योर जॉइंट्स हेल्दी। अच्छा, फिटनेस में ही मैं 1-2 चीज़ें और डिस्कस करना चाहती हूँ। कुछ जिम वाली इस तरह की एक्सरसाइजेज विच समवेयर पुट्स प्रेशर ऑन योर नीज, फॉर एग्जाम्पल स्क्वाट्स एंड इनफैक्ट वेटेड स्क्वाट्स, यस। या फिर इस तरह की कुछ भी और वेटेड एक्सरसाइजेज जिसमें आप बेंड करते हो या स्क्वाट पोजीशन में आते हो, तो वो जॉइंट्स के लिए कैसी होती हैं? इसके लिए मेरा एक थोड़ा सा एडवाइस है फॉर जिम ट्रेनर्स एंड पीपल हु आर इंस्ट्रक्टर्स, इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब हम वेट लिफ्ट कर रहे हैं ना, कीप ए वॉच ऑन द नी। ओके। अगर लिफ्ट करते हुए या स्क्वाट करते हुए योर नीज आर गोइंग इनवर्ड्स, ओके, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू डैमेज योर नी कार्टिलेज। आपको लॉन्ग टर्म में नी पेन होगा। तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले वर्क ऑन द कोर एंड पेल्विक मसल्स।
जब आपका कोर और पेल्विस स्ट्रांग होगा तो आप स्क्वाट करते हुए आपके नी आउटवर्ड जाएंगे, दे विल नॉट कोलैप्स इनवर्ड्स। तो ये एक टेल टेल साइन है। ओके, आप मिरर में खुद भी देख सकते हो कि जब मैं वेट लेके स्क्वाट कर रहा हूँ मेरे घुटने अंदर की तरफ कोलैप्स तो नहीं कर रहे हैं। राइट। तो ये एक बेसिक चीज़ है। और बहुत कम लोग हैं जो पूरी काइनेटिक चेन पे काम कर रहे हैं। काइनेटिक चेन मींस कोर मसल, पेल्विक मसल्स, ग्लूटियल्स एंड, तो हमें पूरी काइनेटिक चेन को डेवलप करना है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। Which is why warm-ups and little bit of mobility, stretching is important so that आपकी पहले बॉडी उस फॉर्म में आ जाए so that it can actually go for that exercise. So अगर weighted squats करने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, but make sure the form is correct. Yes. एक चीज़ मैं जो बताना चाहूँगा कि जैसे आप जिम में ट्रेन करते हैं तो वीक में सेम एक्सरसाइज 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज पे मत करें। Okay. एक्टिवेट डिफरेंट ग्रुप्स ऑन डिफरेंट डेज। उससे क्या होगा कि प्रीवियस डे वाली मसल्स को रिकवर करने का टाइम मिलता है। एंड कीप ए डे ऑफ। पैशनेट होते हैं बच्चे, बहुत करते हैं, करना चाहिए। तो आप रनिंग करते हैं या जिम करते हैं तो आपको डिफरेंट मसल ग्रुप्स को एक्टिवेट करना है। डोंट ओवरलोड देम, अदरवाइज वो इंजरी होता रहेगा, उसको हीलिंग का टाइम नहीं मिलेगा एंड अल्टीमेटली यू विल स्टार्ट हैविंग क्रॉनिक पेन। और अगर किसी को ऑलरेडी पेन है, शुड दे इमीडिएटली स्टॉप doing exercises or going to the gym, or they should continue but with precautions? पेन है तो जो पहली गलती हम सब करते हैं ना वो है कि हम होम रेमेडीज पे चले जाते हैं। गूगल से देख के हमने ट्रीटमेंट कर लिया। एंड द सीक्वेंस शुड बी कि पहले आप कंसल्टेंट से मिलें, स्पेशलिस्ट से मिलें, देन ही विल डायरेक्ट कि फिजियोथेरेपी कैसे करना है, प्रिकॉशंस क्या लेना है और क्या मेडिसिन लेना है। वी स्टार्ट फ्रॉम द अदर वे। हम पहले मेडिसिन लेते हैं, फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। जब पेन ठीक नहीं होता है फिर हम डॉक्टर कंसल्ट करते हैं। तो तब तक क्या होता है, डिजीज बहुत बढ़ जाती है। डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाना चाहते लोग? लोगों को डर लगता है कि जाते तो एमआरआई बता देंगे, हो सकता है कोई ऐसी डिजीज बता दें कि मेरा कोई ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इट्स बेटर कि हम अर्ली स्टेज पे डिजीज को डायग्नोज करें, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। आई थिंक पीपल आर मे बी दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग। वो ऐसा होता है कि नहीं कुछ नहीं है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा, ये गर्म पट्टी बांध लो ठीक हो जाएगा, ये गोली खा लो ठीक हो जाएगा, ये कर लो ठीक हो जाएगा। सो वो दे ट्राई टू अवॉइड द डॉक्टर विजिट बिकॉज डॉक्टर, the term doctor and hospital is perceived as there is a problem. ये नहीं सोचते कि you can actually prevent the problem at the right time by going to an expert and getting the right advice rather than अपने तुक्के मारना। जॉइंट्स के लिए हम हमेशा सुनते हैं कि घी खाना चाहिए। इट्स एब्सोल्यूट मिथ। डेली लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो सकते हैं जो उनको रियलाइजेशन भी नहीं है या पता ही नहीं है कि ये अल्टीमेटली हमारे जोड़ों को नुकसान कर सकता है। एक बहुत ही कॉमन चीज़ है सीढ़ी उतरना चढ़ना। सीढ़ी उतरना कितनी बेसिक चीज है। सीढ़ी कैसे चढ़ना है? अब इसकी भी कोई टेक्निक है। आपको अगर आप इन पॉडकास्ट के ऑडियो वर्जन्स को सुनना चाहते हैं ताकि आप खाना बनाते हुए, वॉक करते हुए, ड्राइव करते हुए, चलते फिरते भी इनका पूरा फायदा उठा सके, तो आप हमें स्पॉटिफाई पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट न्यूट्रिशन एंड डाइट बिकॉज वी नो वी आर व्हाट वी ईट। जो भी खाते हैं हमारी हेल्थ, वेलनेस, हमारी इम्यूनिटी, एवरीथिंग, गट हेल्थ, सारा कुछ हमारे डाइट से डिफाइन होती है। तो क्या हमारे जॉइंट पेन या हमारी जॉइंट्स की हेल्थ, स्ट्रेंथ भी हमारी डाइट पे डिपेंड करती है? यस यस। हाउ एंड व्हाट काइंड ऑफ डाइट? जॉइंट में क्या होता है? बोन एंड कार्टिलेज प्लस सम लिगामेंट्स। तो उसमें बेसिकली कैल्शियम एंड प्रोटीन्स इज मेनली मेड ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी इज मस्ट। आप कैल्शियम ले रहे हैं लेकिन विटामिन डी नहीं है तो आपकी बोन कभी भी स्ट्रांग नहीं होंगी। और विटामिन डी का जो इजीएस्ट सोर्स है दैट इज सनलाइट। हम सनलाइट का एक्सपोजर कितना लेते हैं? लेट्स आस्क आवरसेल्व्स। हार्डली एनी। और निकलते भी हैं तो सन ब्लॉक लगा के निकलते हैं। तो वी आर नॉट अलाउिंग अल्ट्रावायलेट रेज टू टच आवर स्किन एंड आवर स्किन इज द बिगेस्ट फैक्ट्री ऑफ विटामिन डी मैन्युफैक्चरिंग। तो जो नेचर ने हमें एक विटामिन डी का ऑटोमेटिक सोर्स दिया है, हम उसी को ब्लॉक कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें सप्लीमेंट्स विटामिन डी का लेना चाहिए। इट्स लाइक एन एपिडेमिक। आप 80% लोगों का विटामिन डी लो है, तो दैट इज वन रीजन। सेकेंड, प्रोटीन इंटेक बिल्कुल बैलेंस्ड रखें, प्रोटीन इंटेक रेगुलर लेते रहें। इवन हम अपने पेशेंट्स में देखते हैं वुंड हीलिंग ऑफ वेजिटेरियंस इज मच मोर डिलेड देन नॉन वेजिटेरियंस। ओह माय गॉड। तो मुझे कई बार ये पाप करना पड़ता है कि वेजिटेरियन को मैं कहता हूँ कि नहीं, आप 1 महीने के लिए नॉन वेजिटेरियन ले लीजिए, आपका वुंड हीलिंग हो जाएगा, देन यू बिकम ए वेजिटेरियन अगेन। तो ये मुझे करना पड़ता है
बिकॉज दिस इज माई ऑब्जर्वेशन कि जब प्रोटीन इनटेक है वो आपकी हीलिंग को हेल्प करता है. Okay. तो हीलिंग इज नॉट जस्ट आफ्टर सर्जरी, हीलिंग इज एवरी डे. हमारी माइक्रो इंजरीज डेली होती हैं. आपने कभी झुके, कुछ किया, आपका स्ट्रेन हो गया, सो प्रोटीन हेल्प्स टू रीबिल्ड. तो अगर हमारा प्रोटीन इनटेक कम है तो आपकी छोटी छोटी इंजरीज बड़ी बन जाती है. आवर बिगेस्ट डॉक्टर इज प्रोटीन, जो आपकी छोटी छोटी इंजरीज का टेक केयर कर लेता है, आपको पता भी नहीं चलता है. I like this sentence. Biggest doctor is protein because it helps you heal. What other nutrient is essential for joints? Vitamin D you said, protein you said, and then कैल्शियम, perfect source of calcium according रेगुलर to कैल्शियम इनटेक. और बॉडी में ना एक रूल है, इट्स डिमांड एंड सप्लाई. Okay. इफ यू आर एक्टिव और आप कैल्शियम ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, तो इट विल ऑटोमेटिकली ड्रॉ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. अगर आप एक्टिव नहीं हैं, डिमांड नहीं है, आप कितना भी इनटेक लेते रहिए, कभी भी आपकी बॉडी तक पहुंचेगा नहीं वहाँ पे, बिकॉज डिमांड नहीं है. सो लेट्स क्रिएट द डिमांड. तो आपको रेगुलरली एक्टिव होना, चाहे वॉक करें, रनिंग करें, जिम जाएं, कोई स्पोर्ट्स खेलें, बट कीप योर बॉडी एक्टिव सो दैट दोज न्यूट्रिएंट्स रीच द राइट प्लेस एट राइट टाइम. I think same happens with like the calories that we consume. तो आप उसको बर्न करोगे तो बॉडी और कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स मांगेगी, आप उसको और फीड कर तो पाओगे. हमारी उसमें लैंग्वेज में एक टर्म होता है डिसयूज एट्रोफी. बॉडी के किसी पार्ट को अगर यूज नहीं करोगे तो स्लोली इट विल डीजनरेट. इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम ब्रेन टू जॉइंट्स. राइट. सो इफ यू आर नॉट यूजिंग योर जॉइंट्स रेगुलरली, आप योगा नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो अब वो धीरे धीरे उसमें डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है. एंड यू एज अर्लियर देन अदर पीपल हु आर एक्टिव. सो बॉडी इज लाइक अ मशीन, अगर काम यूज नहीं करेंगे तो उस पे जंग लग जाएगा. जंग लग जाएगा, बिल्कुल. फिर हमारे पास आएंगे, फिर हमें नया लगाना पड़ेगा. थोड़े से मेरे क्वेश्चंस हैं. क्या जैसे आपने बोला सप्लीमेंट ले लो विटामिन डी का, एंड बिकॉज विटामिन डी डेफिशिएंसी इज सो मच कॉमन इन इंडिया, आपने बोला 80% लोग डेफिशिएंट होते हैं, तो सबको ले लेना चाहिए? यस यस यस. एनी प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट, लिमिट, हाउ मच? मैं तो फैमिलीज को बताता हूँ, 1st of every month पूरी फैमिली पैक ले लीजिए. सबको एक एक कैप्सूल देना है आपको विटामिन डी का थ्रू आउट योर लाइफ. बिकॉज विटामिन डी इज फैट सॉल्युबल, उसका एक्सेस हो सकता है. इफ यू टेक इट टू मच तो वो बॉडी में स्टोर होगा एंड इट कैन कॉज डैमेज. बट यू टेक इट once a month, it is adequate. Okay. And that will be sufficient? That is sufficient. You'll never have calcium or vitamin D deficiency. First of every month? First of every month. आप डिसाइड कर लीजिए, first of every month डिनर पे इकट्ठे होना है और हम सबको लेना है. और ये बहुत अच्छा है. हम बोले ना once in a month तो वो रह जाता है. First of every month प्रिसाइज हो जाता है, तो पता है कि यही है, आज लेना है, सैलरी डे पे लेना है. मैं तो अपनी ओपीडी में किया हुआ है. First of every month मेरा पूरा स्टाफ मेरे साथ बैठता है एंड वी टेक विटामिन डी. अरे वाह, गुड. एंड इज इट इक्वली गुड कि अभी हम नेचुरल सोर्सेज सनलाइट से नहीं ले पा रहे हैं विटामिन डी, तो अगर हम उसको पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स लेते हैं, इज इट इक्वली गुड? बिकॉज देयर आर स्टिल सम पीपल इन सोसाइटी, वैसे तो अब सब समझदार हो गए हैं, बट कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि सप्लीमेंट्स क्यों लेने हैं. मैनी ऑफ अस डोंट हैव ऑप्शन. हम सनलाइट में नहीं जा पाते, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, टाइम नहीं है, कंस्ट्रेंट्स हैं. अगर आप सनलाइट में जा सकते हैं, यू कैन स्पेंड 45 minutes to 1 hour. Why 45 minutes to 1 hour? Because vitamin D manufacturing starts after 20 minutes of exposure. तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ग्रेट, यू आर लकी, आप तो आप स्वर्ग में रह रहे हैं फिर तो आप. लेकिन अगर जैसे दिल्ली जैसे सिटी में हम रहते हैं तो बहुत लिमिटेड हैं ये चीज़ें. एंड स्पेशली विद पॉल्यूशन, यू डोंट prefer going out. Even if you want, you can't sit in the sun. Then that is the only option left. Okay. And when it comes to calcium को किस तरह से पूरा कर सकते हैं बॉडी में? Is it through supplements or natural sources? Supplements is one, but milk products generally हम prefer करते हैं. But बहुत लोग milk products नहीं लेते हैं और वो vegan और वो बहुत सारी issues आते हैं. Then again, take supplements. Do you see कि जो vegan है या those who avoid dairy and dairy products, do they suffer from joint pains more? There are studies, yes. People who are not taking milk products regularly, they do have the tendency of having low calcium. Possibility है, theoretically there is a possibility. और डेयरी प्रोडक्ट्स का अच्छी चीज़ क्या है कि अगर आप रेगुलरली लेते रहेंगे तो बॉडी के अंदर वो जो एंजाइम्स हैं which digest milk products, it will keep on getting produced. But if you stop it, again demand and supply, then you will be like, जिसको lactose intolerance कहते हैं, फिर आपको वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, फिर आप मिल्क प्रोडक्ट्स कभी नहीं ले पाएंगे. तो इसलिए keep on taking some milk products so that your body is used to it and that enzyme keeps on being produced. Okay. इसके लिए भी आप on a personal level या आप अपनी फैमिली में कुछ इस तरह का रूटीन या is there something that you
follow to ensure your calcium हाँ, intake? बच्चों को दूध पीना ही है। अच्छा। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के बच्चे की हड्डी अगर कमजोर है तो बड़ी शर्म की बात हो जाएगी। हाँ, राइट। तो बच्चों को दूध पीना ही है। ओके। इट्स अ रूटीन थिंग। क्या दूध में इनफ कैल्शियम होता है? That is again debatable. What type of And milk? that's why I asked. What type of milk we are getting these days? That is, I think, beyond my domain. But yes, if you are taking 2 glass दूध का रोज ले रहे हैं तो इट्स एडिक्वेट। दूध नहीं तो आप दही ले रहे हैं या पनीर ले रहे हैं, Some form of dairy at least. So that's okay. Since we are talking about diet and nutrition, joints के लिए हम हमेशा सुनते हैं कि घी खाना चाहिए, फैट्स लेने चाहिए, वो आपके जॉइंट्स को ग्रीसी रखता है। हाउ मच ऑफ इट इज ट्रू और इज इट जस्ट अ मिथ? इट्स एब्सोल्यूट मिथ। हमारे जॉइंट में एक्चुअली कार्टिलेज होता है, ऐसा कोई ग्रीस नहीं होता है। सो एज वी शोड अर्लियर, तो इसके बीच में अगर आप देखेंगे देयर इज अ कुशन, यू सी, ये कुशन होता है विच इज लाइक ए शॉक एब्जॉर्बर। ये दोनों बोन्स को आपस में फ्रिक्शन होने से रोकता है। इसको मेनिस्कस कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। इट इज कॉल्ड मेनिस्कस। इट्स मेड ऑफ मेनली प्रोटीन्स। तो यही होता है जो हमारे जॉइंट्स की जो आर्थराइटिस है उसको प्रिवेंट करता है। जब तक ये हेल्दी है तो हमारे जॉइंट्स में आर्थराइटिस नहीं होती है और इसमें कहीं भी फैट का कोई रोल नहीं है। तो इससे मिथ कि घी खाने से जॉइंट के अंदर कोई चिकनाई आ जाती है, कोई ग्रीस बन जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर क्लियरिंग दिस आउट बिकॉज दिस इज आई गेस एन एज ओल्ड बिलीफ। हमने सिम्टम्स को डिस्कस किया था। देर आर फ्यू मोर थिंग्स विच आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू एंड गेट क्लैरिटी ऑन। एक्चुअली कैन वेयरिंग रॉन्ग फुटवेयर ऑल्सो कॉज जॉइंट पेन? मैं ये बताती हूँ, मैं ये सवाल पूछ क्यों रही हूँ। सो माई ओन फादर, उनके ना हील में, पैर के हील में पेन हो रहा था, तो बहुत टाइम से कंसिस्टेंटली, एंड ही इज वेरी एक्टिव, वो रेगुलर वॉक एक्सरसाइज सब करते हैं। बड़े महीनों के बाद जो रूट कॉज पता चला वो उनका फुटवेयर था। वो शू उनको सूट नहीं कर रहा था एंड द डे ही स्विच टू अ डिफरेंट शू, डिफरेंट फुटवेयर, बिल्कुल वैनिश हो गया पेन, वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो तब हमने रियलाइज करा कि एक जूता भी कितना जरूरी होता है। मतलब इट्स सो इम्पोर्टेंट दैट यू वेयर द राइट काइंड ऑफ शू एंड फुटवेयर। तो क्या रोल है एक राइट फुटवेयर का? हाउ किस लिमिट तक वो परेशान कर सकता है एंड हाउ डज इट अफेक्ट? फुटवेयर इन रूटीन एंड फुटवेयर व्हाइल रनिंग, बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। रनिंग में आपको अच्छे जो शॉक एब्जॉर्बर शूज होते हैं वो पहनने चाहिए, स्पेशली इफ यू आर डूइंग रोड रनिंग, क्योंकि आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट नी के ऊपर आता है विद एवरी स्टेप एंड यू डैमेज योर कार्टिलेज। तो उससे अगर आप लॉन्ग रन में करते रहेंगे विद बैड शूज तो आपको आर्थराइटिस होगा। माय गॉड, दैट इज वन। सेकंड, हाई हील्स, दे चेंज योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, द वे द वेट इज ट्रांसमिटेड थ्रू योर नी, जिस तरह से वेट पूरा बोन के थ्रू सारा जाता है pressure वो पूरा उस पे चेंज आता हो जाता है एंड वो बहुत ही अननेचुरल वेट बेयरिंग है। तो जो लोग हील्स पहनते हैं, हाई हील्स पहनते हैं, उनके लिए उनके लिए बैक एक भी बड़ा कॉमन है उन पेशेंट्स में और नी पेन भी बहुत कॉमन है। तो फुटवेयर शुड बी कंफर्टेबल एंड डेली यूज में, लाइक डे टू डे जो फ्लैट्स चप्पल्स होते हैं, इज दैट ओके? नो, द देसी इंडियन हवाई चप्पल? हाँ, नहीं, फ्लैट्स भी अच्छा नहीं है। मीन्स देयर शुड बी ए डिफरेंस ऑफ अराउंड 1 इंच इन योर टो एंड हील हाइट. That is the right way. Approximately 1 inch अच्छा, in the toe height and the heel height. That is the ideal thing. ओके। अगर बिल्कुल फ्लैट पहनेंगे तो भी हमें एक्स्ट्रा एक्सर्ट करना पड़ता है चलने के लिए। ओह, आप फ्लैट पहन के देखो, कभी आप ब्रिस्क वॉकिंग नहीं कर पाओगे उसमें, बिकॉज यू आर एट अ डिसएडवांटेज वाइल वॉकिंग इफ यू आर वेयरिंग फ्लैट्स। आप बहुत तेज नहीं चल पाते, रनिंग तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे फ्लैट्स में। तो हमें बहुत हाई हील्स भी नहीं करना और बिल्कुल फ्लैट भी नहीं पहनना है। ओके, सेम गोज फॉर शूज। शूज में भी अगर पीछे से थोड़ा सा लिफ्टेड होगा, आप जितने नॉर्मल शूज देखेंगे तो हाँ, पीछे थोड़ा पीछे लिफ्टेड से ही होता है, राइट? इट इज समवेयर अराउंड 1 इंच। राइट, एग्जैक्टली। एंड हाउ अबाउट वॉकिंग बेयरफुट? नॉट अ ग्रेट आइडिया। ओह, सीरियसली? नॉट अ ग्रेट आइडिया, बिकॉज उसमें द सरफेस यू आर वॉकिंग ऑन डिपेंड्स। आप घर में वॉक कर रहे हैं तो ग्रेट, लेकिन आप बाहर वॉक कर रहे हैं कहीं, तो देयर आर सो मेनी पैरासाइट्स व्हिच पेनिट्रेट योर स्किन थ्रू बेयर फीट। जैसे वो एक ऑफ कोर्स होता है ना, घास पे नंगे पांव चलने का एक कल्चर, वो अच्छा लगता है, सूदिंग है, या बट उसका ऐसा कोई ग्रेट एडवांटेज नहीं है दैट यू टेक दैट रिस्क। सो बेयर फुट चलना, आई डोंट बिलीव कि ऐसा कुछ बहुत अच्छा है, उसमें साइंटिफिकली कोई बहुत एडवांटेज आपको मिलने वाला है। द काइंड ऑफ क्लोथ्स दैट वी वेयर, क्या उससे भी हमारे जॉइंट्स पे कुछ असर पड़ सकता है? फॉर एग्जाम्पल, वेयरिंग टाइट फिटेड क्लोथ्स, टाइट जीन्स, टाइट बेल्ट एंड एवरीथिंग, तो वो हमारे हिप जॉइंट्स या मे बी नी या लोअर बैक, उसको अफेक्ट कर सकता है? अगेन इट्स काइनेटिक चेन, राइट फ्रॉम कोर मसल टू काफ। पूरा जो काइनेटिक चेन है, जो मसल्स हैं वो भी कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं। अगर हम कोई टाइट या इल फिटिंग कोई अटायर पहनते हैं तो वो हमारी मसल्स की कोऑर्डिनेशन को डिस्टर्ब करता है, अलाइनमेंट को डिस्टर्ब करता है, Okay. और अल्टीमेटली जो बर्डन आता है वो हमारे नी जॉइंट पर आता है।
तो इसलिए हमें कंफर्टेबल कपड़े पहनने आई थिंक चाहिए। हेयर द इंडियन कल्चर विंस, यस, wearing loose धोती लुंगी हाँ, and सलवार कमीज एंड एवरीथिंग. लेकिन हमारा सेंचुरी से जो ट्रेडिशन चल रहा था, जब उसको सडनली हम चेंज करते हैं, जिसके लिए हमारे जेनेटिक्स और बॉडी आर नॉट रेडी, तो देन वी आर मोर प्रोन टू हैव आर्थराइटिस. तो इसलिए शूज़ हों, आपके कपड़े हों, आपका सिटिंग पोस्चर हो, वो आपकी बॉडी खुद ही बताती है आपको दैट आई एम कंफर्टेबल इन इट. सो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इट इज कि अपनी बॉडी को हमें किसी भी एक्सट्रीमिटीज़ पे नहीं लेके जाना है, उसको उसके मोस्ट नेचुरल एंड कंफर्टेबल स्टेट पे रखना है. तो जिस तरह से आप एक नॉर्मली खड़े होते हैं या जब बैठते हैं, एक्सट्रीम आप उसको बेंड या एक्सट्रीम फ्लेक्स नहीं कर रहे. सिमिलरली क्लोथ्स भी ऐसे पहन रहे हैं जितना उसको लूज एंड कंफर्टेबल रखना है, द बेटर इट इज़ फॉर आवर जॉइंट्स. एनी अदर लाइफस्टाइल फैक्टर यू फील कि जो लोग मिस कर जाते हैं एक्चुअली डेली लाइफ में, कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो सकते हैं जो उनको रियलाइजेशन भी नहीं है या पता ही नहीं है कि ये अल्टीमेटली हमारे जोड़ों को नुकसान कर सकता है. एक बहुत ही कॉमन चीज़ है सीढ़ी उतरना चढ़ना. स्टेयर क्लाइंबिंग बहुत ही कॉमन है, घर में है, ऑफिस में है, बहुत बार हमें सीढ़ी चढ़ना पड़ता है. तो उसमें बड़ा रॉन्ग स्टाइल रहता है लोगों का. कुछ सीढ़ी सीढ़ी उतरने उतरने कितनी बेसिक चीज़ है, कभी ध्यान भी नहीं देते हम. हाँ, सीढ़ी कैसे चढ़ना है. हाँ, सीढ़ी कैसे चढ़ना है, अब इसकी भी कोई टेक्निक है. आपको घुटने से सीढ़ी नहीं चढ़ना है, यू हैव टू फील इट. आपको अपने पेल्विस से सीढ़ी चढ़ना है. यू हैव टू जनरेट पावर फ्रॉम योर पेल्विस एंड कोर. ओके. जब आप वो करने लगोगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं. इट्स समथिंग लाइक रनिंग. रनिंग ट्रेनर आपको क्या बताता है? फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. रनिंग तो अपने आप हो जाएगा. सो इफ यू फोकस ऑन योर कोर एंड पेल्विक कंट्रोल, तो आपका स्टेयर क्लाइंबिंग बहुत ईजी हो जाता है. एंड यू पुट लेस स्ट्रेस ऑन योर नीज. और एक चीज जो मैंने पहले बताई थी स्क्वाटिंग की तरह, योर नी शुड नॉट कोलैप्स इनसाइड व्हेन यू आर क्लाइंबिंग स्टेयर्स. तो ये आपको कभी कभी मिरर में देख लेना चाहिए, या सामने किसी को, आजकल तो फोन सबके पास है, एक वीडियो बनाओ, देखो कि मेरे को स्टेयर्स में क्यों प्रॉब्लम आ रही है. अपने आप ठीक कर सकते हो आप, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है आपको. नेक्स्ट टाइम जब भी आप सीढ़ी चढ़ें या उतरें, थोड़ा सा कॉन्शियसली क्लाइंब करें और नोटिस करें कि कहाँ प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, नीज का एंगल क्या बन रहा है. एक बार आई थिंक वो देखने की ज़रूरत है. इफ़ इट इज़ राइट, यू गुड. ऐसे कोई और एक्सरसाइजेज हैं जो हमारे पोस्चर को इम्प्रूव करती हैं? कोर मसल्स इज वन मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट. ओके. और ये ना नेग्लेक्ट 2 लेवल पे होता है. आपको नी में पेन हुआ, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, उन्होंने कहा जी आप क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज करो, इस पे ये जेल लगाओ, गर्म पट्टी लगाओ, एंड दैट्स इट. नो वन इज वर्किंग ऑन काइनेटिक चेन. अच्छा, कोई बताता भी है, मैं खुद पहली बार सुन रही हूँ. हाँ, तो आपको कोई बताता भी है तो आप फॉलो नहीं करते उसको. पूरा काइनेटिक चेन को डेवलप करना. एथलीट्स में क्या है, प्रोफेशनल एथलीट्स में अगर शोल्डर इंजरी भी है आपको, तो दे स्टार्ट वर्किंग राइट फ्रॉम योर काफ मसल्स. तो फिर आपकी जो एफिशिएंसी है जॉइंट्स की, वो बढ़ जाती है. देन दे डोंट हैव टू ओवरडू द थिंग्स. राइट. डैमेज तभी होती है जब हम ओवरडू करते हैं. डे टू डे एक्टिविटीज आपके लिए कितनी मच ईजियर हो जाएंगी. easier हो चलना, जाती है. उठना, भागना, सीढ़ियाँ चढ़ना, एवरीथिंग वो इजी हो जाएगा, पेन नहीं होगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा. आप सारी वो बातें बता रहे हो जिससे लोग आपके पास ना आए. नो, बट थैंक यू फॉर ऑल दिस दैट यू आर शेयरिंग. ये तो हमने बात की कि क्या ट्रिगर्स हैं विच कैन कॉज जॉइंट पेन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एक्चुअली हैपन्स. मतलब कब ये पता चलता है कि नाउ यू एक्चुअली शुड सी अ डॉक्टर, देयर इज अ प्रॉब्लम. क्या वो साइंस, सिग्नल्स, क्यूज हैं जो लोग जिससे समझ सकते हैं इस बात को? पहली चीज होती है कि आपका कोई जॉइंट पेन है विच इज रिकरिंग, एक ही साइट पे, फिक्स साइट पर, एंड इट इज कमिंग अगेन एंड अगेन. ओके. एक तो होता है ना ट्रैवलिंग पेन, कभी यहाँ हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है. एक ही फिक्स पॉइंट पे आपको पेन होना शुरू हो गया, स्पेशली ऑन द इनसाइड ऑफ योर नी. ओके. आप जब भी स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहे हैं, आप चेयर से उठ रहे हैं, गाड़ी चला के आप जब उतरते हैं, एंड यू फील स्टिफ इन द नी, आपको थोड़ा सा मूव करके फिर चलना पड़ता है. इफ इट इज हैपनिंग कंसिस्टेंटली एट ए कांस्टेंट प्लेस, दैट इज वन सिग्नल कि आपका कहीं पे कुछ कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो गया है. यू मस्ट सी ए डॉक्टर. सेकंड, आपने एग्जर्शन किया किसी दिन, आप शॉपिंग के लिए गए या किसी फंक्शन में गए, पार्टी में गए, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप देखते हो कि आपके नी में हल्का सा स्वेलिंग आ गया है. दैट इज अनदर सिग्नल कि देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग इन योर नी. इन्फ्लेमेशन हो रहा है. ओके. सो ये वन टाइम ही रेड फ्लैग है या फिर अगर रिपीटेडली हो रहा है तो इट बिकम सीरियस? रिपीटेडली हो रहा है तो. अच्छा. अगर एक दिन पेन हुआ है, वन ऑफ इवेंट इज ओके, देन यू कुछ हो सकता है. कैन इग्नोर इट. नी जॉइंट में भी ऐसा ही है कि अगर वहाँ कोई इरिटेंट है तो वहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन होता रहेगा, आपको बार बार स्वेलिंग आता रहेगा. और वो इरिटेंट होते हैं कि अगर अर्ली स्टेज पे हम उनको पकड़ लेते हैं तो यू विल नॉट गो टू द फुल ब्लोन आर्थराइटिस. आपको सर्जरी नहीं कराना पड़ेगा. वी विल टेल यू हाउ टू प्रिवेंट इट और हाउ टू स्टॉप इट.
तो इसमें आपको डॉक्टर से मिलना जरूरी है। कुछ लोगों के जॉइंट्स में से क्रैक साउंड होता है, वो टिक साउंड होता है या कुछ ऐसा होता है, वो एक नेचुरल फिनोमिना है या वो भी एक साइन है? अगर आपके मल्टीपल जॉइंट्स से आ रहा है तो दैट मीन्स कि आपका थोड़ा सा मसल स्नैपिंग हो रहा है, दैट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। लेकिन क्लिकिंग दैट इज नॉट रेलेवेंट। अगर आपके एक जॉइंट में कुछ नया क्लिकिंग शुरू हुआ है, दैट मीन्स कि आपके बायोमैकेनिक्स चेंज हो रहे हैं, दैट इज अ सिग्नल कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। नॉट कि आपके नी में ही प्रॉब्लम है, मे बी आपकी वही अगेन आपकी काइनेटिक चेन में कुछ इम्बैलेंस आ गया है एंड यू नीड टू करेक्ट इट। नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आपका नी विल पे द प्राइस। सो दैट मीन्स ये स्ट्रक्चरल कुछ ऐसा नहीं है आपका कि बाय डिफॉल्ट ही था, ये कुछ नया चेंज आया है व्हिच यू शुड पे अटेंशन टू। बॉडी इज गिविंग यू अ सिग्नल दैट आई नीड केयर। आपका मसल वेस्टिंग अगर हो रहा है, यू फील कि आपके थाई मसल्स, आपके एक लेग की थाई मसल्स या काफ मसल्स सडनली वीक होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ब्रेन में एक बेसिक मैकेनिज्म है कि अगर बॉडी में कहीं भी कोई डैमेज हो रहा है वो उसको इनएक्टिवेट कर देगा, ब्लॉक कर देगा टू गिव रेस्ट टू दैट पार्ट। तो उसका पहला सिग्नल होता है कि आपकी मसल वीक होना शुरू हो जाती है। आप कई बार नोटिस करते हो ना कि आप कपड़े पहनते हो तो एक साइड ट्राउजर बड़े आराम से पहन रहे हो, एक तरफ टाइट हो रहा है, देयर इज सम डिफरेंस। आप नोटिस करते हो, कई बार आप बैठे हो, आपकी थाई आप देख रहे हो, कोई शॉर्ट्स पहने तो कोई भी बताएगा कि आपकी थाई में कुछ डिफरेंस लग रहा है। दैट मीन्स ब्रेन इज परसीविंग कि आपके घुटने में कुछ गड़बड़ हो रहा है और आपकी मसल को वो इनहिबिट कर रहा है ग्रेजुअली कि यहाँ एक्टिविटी ज्यादा नहीं करनी है, दिस एरिया इज नॉट राइट। आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, विजिटेड द डॉक्टर, नाउ व्हाट नेक्स्ट? जब आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं तो आपका फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होता है? बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं वो एक्सरे। एक्सरे में गलती क्या होती है? इट शुड ऑलवेज बी अ वेट बेरिंग एक्सरे, स्टैंडिंग एक्सरे। ओके। पेशेंट कई बार हमारे पास एक्सरे लेके आते हैं, सर ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने एक्सरे लेट के कराया था खड़े होके? तो ऑलवेज मेक श्योर कि नी का एक्सरे इज टोटली इररिलेवेंट इफ इट इज इन लाइंग डाउन पोजीशन। तो जब भी आप एक्सरे कराएं, स्टैंडिंग एक्सरे कराइए। तो वहाँ हम सबसे पहली चीज क्या देखते हैं कि फीमर और टिबिया, जैसे मैंने बताया था 2 बोन्स हैं, उनके बीच में जो गैप है that should be uniform. Let's come to basics. Femur, tibia, inner side, outer side. Inner side को हम कहते हैं medial compartment, और इसको कहते हैं lateral compartment. तो जो thickness है cartilage का, जो meniscus का, it is same. Originally it is same. लेकिन अगर एक तरफ, especially inner side, अगर space कम हो रहा है, that means your cartilage is getting worn out. Got it. वो thin out हो गया है and you are heading towards arthritis. लेकिन अगर uniform है space, तो दैट मीन्स कि कार्टिलेज इज फाइन, सम इन्फ्लामेशन इज देयर। स्ट्रक्चरली मुझे सेम दिख रहा है बट फंक्शनली देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो देन इट विल फाइंड आउट बाय MRI, ब्लड टेस्ट, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। फॉर दोज who have missed the train, this is where we talk about surgical and minimally invasive options. Between 45 to 60 ये एक ऐसा ग्रे एरिया है जिसमें नी रिप्लेसमेंट डॉक्टर्स भी एडवाइज नहीं करते हैं, पेशेंट भी नहीं करवाना चाहता है। सो व्हाई डोंट वी डू समथिंग व्हिच रिलीव्स द पेन प्लस ब्रिंग्स बैक माय क्वालिटी ऑफ लाइफ व्हिच आई यूज्ड टू हैव इन माय 40s एंड 30s। सो दिस इज कॉल्ड। क्या कोई डिसएडवांटेज है इसका? अगर आप इन पूरे एपिसोड्स को टॉपिक वाइज सुनना चाहते हैं ताकि आप कम टाइम में भी अपनी मतलब की इंफॉर्मेशन का पूरा फायदा उठा सके, तो आप हमें गुंजन टॉक्स क्लिप्स पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। How blood test tells that something is wrong with the cartilage, meniscus, knee? If there is an inflammation, there are certain inflammation markers in the blood. In the blood. Okay. जो मुझे बताएंगे कि ये चल रहा है। हम विटामिन डी भी चेक करेंगे, आपके बाकी पैरामीटर्स भी देखें कि आपके थायराइड तो आपका डिरेंज नहीं है, यू डोंट हैव ए बॉर्डरलाइन शुगर। तो ये सारी चीजें हमें देखना होता है कि जॉइंट हेल्थ को क्या क्या अफेक्ट कर सकता है। आपका यूरिक एसिड भी हम टेस्ट करते हैं। अब हम जब इतनी चीजें बता देते हैं ना तो पेशेंट डर जाता है कि मैं तो एक्चुअली पेशेंट बन गया। फिर वो अवॉइड करते हैं कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, वो इतने टेस्ट बताएंगे, इतना MRI बताएंगे। वो ये नहीं समझते कि हम आपकी आने वाली मुसीबत को पहले से ही आपको बता रहे हैं कि हो रहा है, प्रिवेंट इट। अनफॉर्चुनेटली जब उसका कंप्लीट परमानेंट इफेक्ट बॉडी के ऊपर आ जाता है, जब आपका नी डैमेज हो जाता है, फिर आप हमारे पास आते हैं एंड देन वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन देन सर्जरी। फिर हम और बदनाम हो जाते हैं कि डॉक्टर जाते ऑपरेशन भी बता देते हैं। तो दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, हाउ डू यू डिसाइड कि कब ये अभी ये प्रिवेंटिव स्टेट में है या ये हाथ से बाहर निकल चुका है? वो MRI से हमें पता चल जाता है दैट इट इज जस्ट द बिगिनिंग
तो हम मसल्स ट्रेनिंग से सप्लीमेंट्स देकर या अगर आपकी Okay. कोई इम्पेंडिंग इश्यूज हैं जो आपने डायग्नोज नहीं किए हैं तो वो रिवर्सिबल है। यस वी कैन रिवर्स मतलब एक पॉइंट तक वो रिवर्स किया जा सकता है विद राइट डाइट, लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन एंड एवरीथिंग। इजीली परफेक्ट। और वो नेचुरली हो जाता है। हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट the other part of it for those who have missed the train and अब उनको कुछ करवाना ही पड़ेगा, and that this is where we talk about surgical and minimally invasive options. एक इसमें ना ग्रे एरिया आता है बीच में बिटवीन 45 to 60। ये एक ऐसा ग्रे एरिया है जिसमें नी रिप्लेसमेंट डॉक्टर्स भी एडवाइज नहीं करते हैं, पेशेंट भी नहीं करवाना चाहता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, पेन किलर खा रहा है, फिजियोथेरेपी करा रहा है, नी कैप लगा के चल रहा है। तो उसमें ऑप्शन क्या क्या देते हैं, या तो आपके नी में इंजेक्शन लगा लीजिए, इंजेक्शन एज इन क्या, स्टेरॉइड स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस होते हैं, कुछ आजकल लुब्रिकेंट इंजेक्शन भी आते हैं। एक जॉइंट के अंदर इंजेक्शन लगाना इज ऑल्सो इन्वेजिव प्रोसीजर एंड फॉर ए शॉर्ट टर्म गेन हम इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं करेंगे। उसके बाद आजकल एक ऑप्शन दी जाती है PRP। इट इज क्लेम कि हाँ इससे कुछ फायदा होता है बट एक्चुअली नहीं होता है। ओके। फिर एक और ऑप्शन दी जाती है HTO, इट्स ए टेक्निकल टर्म, हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी। मींस आपको जैसे हमने बताया था कि जॉइंट स्पेस कम हो रहा है, या हम यहाँ पर एक प्लेट लगा देते हैं, इससे प्रोसीजर जिसमें हम इस जॉइंट स्पेस को कोशिश करते हैं कि ये जॉइंट स्पेस फिर से ओपन हो जाएगा एंड यू लिव ए पेनलेस लाइफ फॉर फ्यू इयर्स। अब दिस फ्यू इयर्स ना बड़ा ट्रिकी टर्म है। वो फ्यू इयर्स 2 ईयर भी हो सकता है, राइट। 5 ईयर भी हो सकता है, बट यू आर 45, 48, 50। डॉक्टर रिलक्टेंटली आपको बताते हैं कि आपको नी रिप्लेसमेंट कभी ना कभी तो कराना पड़ेगा। दैट मीन्स कि नेक्स्ट 10 ईयर्स मेरा पेनफुल रहने वाला है क्योंकि नी रिप्लेसमेंट तो होना नहीं है तब तक। तो एज ए मेडिकल हेल्थ केयर पर्सन मैं पेशेंट को क्या दे रहा हूँ उस टाइम, दैट इज द डिलेमा सबसे बड़ा जो आज, बिकॉज नी रिप्लेसमेंट हमारे लिए कहना बहुत आसान है, पेशेंट का ना पूरा लाइफ चेंज हो जाता है। फॉरगेट अबाउट द पोस्ट ऑपरेटिव पेन और फिजियोथेरेपी जो चलता है, वो तो एक अलग चीज़ है। पेशेंट की लाइफ बिकम्स लाइक ए क्रॉकरी। फिर आपको उस घुटने को संभाल के रखना है। आप सीढ़ी उतरते हुए ध्यान से चलिए, रनिंग तो बिल्कुल नहीं करना है, जिंदगी भर जमीन पे नहीं बैठना, चौकड़ी नहीं लगाना। तो देन यू बिकम लाइक ए लायबिलिटी कि यार मैं फैमिली को घूमने जाना है, मैं तो नहीं जा सकता, मेरा रनिंग का मन है नहीं कर सकता, मैं योगा करना चाहता हूँ नहीं कर सकता बिकॉज मेरा तो नी खराब है। नाउ आई एम सडनली एन ओल्ड मैन। इसका फिजिकल के साथ साथ साइकोलॉजिकल मेंटल कितना इम्पैक्ट है आपकी लाइफ के ऊपर। राइट। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम एक नई चीज़ हमने इंट्रोड्यूस की है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, दिस कार्टिलेज इज नोन एज मेनिस्कस। और जो हमारी आर्थराइटिस होती है ना, दैट इज डैमेज टू द कार्टिलेज। स्टार्ट होता है सिर्फ यहाँ से, इट इज से अराउंड 20% और 30% ऑफ द नी, रेस्ट ऑफ माई नी इज इंटैक्ट। लेकिन जब हम टोटल नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, वी आर रिप्लेसिंग द हेल्दी नी। एंड वन मोर थिंग, हमारे नी में एक लिगामेंट होता है जिसको हम कहते हैं ACL लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट है, आपने सुना होगा एथलीट्स की इंजरीज हो जाती हैं तो ACL की सर्जरी कराना पड़ता है उनको, फुटबॉलर्स एंड बास्केटबॉल प्लेयर्स में। जब हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं, आज तक वर्ल्ड में कोई ऐसा नी रिप्लेसमेंट का इम्प्लांट नहीं बना जिसमें हम ACL को रिटेन कर सकें। ACL हैज टू बी सैक्रिफाइस्ड एंड द मोमेंट ACL इज सैक्रिफाइस्ड, द स्टेबिलिटी ऑफ द नी इज गॉन। You can never squat or sit on the floor again in life. Oh my God. I call knee replacement a cruel surgery. It's a real cruel surgery that we are replacing the things which are normal. So a person cannot lead a normal life. Not at all. उन्हें बहुत सारी restrictions के साथ ही जीना पड़ेगा in that case. चलो आपको पेन है, आपने डिसाइड कर लिया, चलो जी मैं दर्द भी सहन करूंगा, मैं लिमिटेड लाइफ रखूंगा। फॉर हाउ लॉन्ग? दिस नी विल लास्ट मैक्सिमम 20 years. अच्छा, ओके। इसकी वैलिडिटी भी इतनी ही होती है। Then what? Especially if you are like, If you are 50, if you're 50, 55, then, what will happen at 75? yeah, Revision knee replacement होता है, okay. but the results are really bad because जब हम इम्प्लांट निकालते हैं ना नी रिप्लेसमेंट वाला, I'll just show you the knee replacement implant. This is the knee replacement implant. Okay. It's a big implant. इसको ऑपरेट करने के लिए हमें बहुत बड़ा इंसिजन लगाना पड़ता है। मसल्स जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स जो हम बात कर रहे थे, we are disturbing the kinetic chain. It's a model of that implant. This is the actual implant. This is the actual implant. This is actual Oh, it implant. Exactly the same. This is original implant. अच्छा, okay. So this is what we are putting in. But this lasts only 20 years. At the max. Now I'm 55. मैंने knee replacement कराया. For next 20 years मैं बहुत सारी limited life मेरी रहेगी, वो सब होगा. Then what? Then I have no options. So why not to bring a solution which gives me pain relief? क्योंकि knee replacement क्या कर रहा है? It's just giving you pain relief. It's not bringing back your quality of life. So why don't we do something which relieves the pain
plus brings back my quality of life which I used to have in my 40s and 30s. My 20% knee was damaged, my meniscus was damaged. Why not to just replace the meniscus? Yeah, if it is possible, if it can If be it is done, then why possible. not? Yeah. For that, we have to create a model which replicates the function of meniscus. Knee replacement में हम क्या कर रहे हैं? We are replicating the knee function to some extent. Yeah. So let's create something, or let's bring a model which replicates the meniscal function, Okay. which gives me a cushion between the bones, but without taking away my quality of life, which retains my ACL ligament. So ACL is the key. I'm just wondering now that if we can just replace the meniscus, then why do the knee replacement surgery still exist? When I am doing a meniscus replacement, this is one ligament, Yeah. this is another ligament, and there is ACL in the center. That is basic anatomy we should understand before we go ahead. In knee replacement, it's like open and shut case. You open it, remove the original knee, put a new knee. Okay. No Close. complications. No nothing. complications. You don't. But I call it a brainless surgery. Nothing. Okay. Remove and put new one. But when I do a meniscus replacement, I'm playing between this ligament, what we call MCL, medial collateral ligament, and ACL. I have just 2 centimeters of space. It's like a very fine, microscopic sort of surgery. Takes time, very careful. Every millimeter counts, every degree counts. I cannot go wrong. Now, every corporate hospital works on ROI, time utilization per day, operation theater utilization per day. It doesn't work. Okay. And that's the only reason. That is one reason. Okay. Second, it needs proper training. Okay. It needs patience. So that's why this surgery has only 4% of share globally. Globally. So this is called meniscus replacement procedure. So new is this invention? It has been done like for 30 years, 40 years. People are doing in Europe and all those places. Okay. But it is not very popular there also and not here. जो आपने रीजंस दिए कि टाइम इसमें ज़्यादा लगता है या इसमें एक्सपर्टीज स्किल्स ज़्यादा चाहिए, बट अगर इतना टाइम हो गया तो अभी तक हम उस पर वर्क नहीं कर पाए कि इसे भी हम क्विक कर सकें या रोबोटिक कर सकें या कुछ ऐसा कर It cannot सकें. be done robotically. It has to be done manually. तो अभी जो कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है उस टाइम पे किस चीज़ को ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है? It's knee replacement all the way. स्टिल नी रिप्लेसमेंट. Yes. तो वहाँ से ही क्यों नहीं चीज़ें फिक्स हो रही है? होनी चाहिए. क्योंकि शुरुआत तो वहीं से हो रही है ना. होनी चाहिए. स्किल्स तो वहीं पे डेवलप हो रही हैं. एंड आई एम अज्यूमिंग कि अगर एक्सपर्टीज नहीं है हमारे पास इतनी इंडिया में भी अवेलेबल तो वो महंगा भी होगा. नहीं. अगेन डिमांड Cost is same. Cost is same, but demand and supply applies here. It's now the responsibility of the patient to demand To ask something, for it. to ask for it. When you demand, it will be available. Why are you doing it? Why are you not doing knee replacement? Because my patient needs to squat. My patient needs to sit cross-legged. My patient want to run. My patient want to do yoga. Then why to do such a cruel surgery like knee replacement? And why not to retain the original knee? So I don't want to do 20 knee replacement or 30 knee replacement per day. I don't want to do any world records or something. Whatever I'm doing, I want to do the best for my patient. Is there a scenario where knee replacement is the only option? Yes. Back to the model. Arthritis starts this way. It starts from the inner side. Gradually it progresses laterally. First, it will affect the medial compartment. Then it will damage your ACL. And then it will come to the lateral compartment. If you have come so late to me कि आपका ये सब डैमेज हो चुका है, Okay. तो फिर मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है. तो मुझे पूरा ही चेंज करना पूरा ही पड़ेगा. चेंज करना पड़ेगा. Okay. तो हमारा तो स्लोगन यही है, कम एट स्टेज 1, ऑलवेज स्टे यंग. सो यू कैन डू ऑल दोज एक्टिविटीज विच यू लव टू डू. आप रनिंग करें, योगा करें, आप फिटनेस पे जो भी करना चाहते हैं आप सब कीजिए. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि दोनों की लाइफ सेम है. Both last around 18 to 20 years, whether it's knee replacement or meniscus replacement. But I am giving you so much of more liberty along with pain relief, where knee replacement से मुझे सिर्फ दर्द में आराम मिल रहा है ना. Yeah. मुझे लिबर्टी तो नहीं मिल रही है. Of course. And I think what people actually do is the opposite of it. कि जब पता चल जाता है कि नी में पेन शुरू हो गई है तो उनको पता ही है कि अभी नी रिप्लेसमेंट करवाना ही है मुझे, तो चलो जितना डिले कर सकते हैं उतना डिले करते हैं. That's what I want to change. कि आप डर के नी रिप्लेसमेंट डर के अपनी बीमारी को बढ़ा रहे हो. वाई डोंट यू गो फॉर ए मेनिस्कस रिप्लेसमेंट एंड प्रिवेंट द नी रिप्लेसमेंट ऑल टुगेदर. तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एजुकेट पीपल कि आप जल्दी आएं जब आपका सिर्फ मीडियल कंपार्टमेंट इन्वॉल्व है, वेयर आई कैन डू दिस. तो आपको हम उस प्रोग्रेशन को ही रोक रहे हैं. सो इट्स मोर ऑफ ए प्रिवेंटिव सर्जरी. इट इज लाइक
आपके कार के इंजन में कोई छोटा सा फॉल्ट आ रहा है, आप उसको उसी वक्त ठीक करवा लो, Yes. और तब भी कार चलाते रहोगे तो फिर पूरा इंजन बदलेगा या गाड़ी ही बदलनी पड़ेगी। सो फिक्स इट देन एंड देयर। और हमारी जो दूसरी नई गाड़ी आ रही है वो इतनी अच्छी नहीं है। एग्जीक्यूशन में किस तरह से डिफरेंट होता है? सो नी रिप्लेस करना तो आई एम अज्यूमिंग इट्स लाइक फुल ऑन इन्वेजिव कट पीट एंड एवरीथिंग। जब हम सिर्फ मेनिस्कस को रिप्लेस कर रहे हैं, हाँ. तो इसमें इंटरवेंशन भी कम होगी? बहुत कम है। दैट इज अनदर एडवांटेज। नी रिप्लेसमेंट जनरली इट्स a 6 inch of incision, big incision, and we have to cut the quadriceps muscle, which is the strongest muscle of the body. So that also gets compromised. Yes. इसमें हम quadriceps को टच ही नहीं करते हैं. It's hardly a 2.5 inches incision. It's a minimal invasive surgery, and there is no blood transfusion required because there is no bleeding. Pain भी almost 50% कम है knee replacement से. मेरे patient को knee replacement के बाद 2 to 3 months तक फिजियोथेरेपी करना पड़ता है. लेकिन मेनिस्कस रिप्लेसमेंट यानी कि MRP के बाद आपको 2 to 3 weeks में ही कंप्लीट रेंज ऑफ मूवमेंट आपका आ जाता है। 2 to 3 weeks में। यस, आप अभी बूढ़े नहीं हुए हो, अभी आप जवान हो। सो जो हमारी नीज वीकन होती है विद एज, सो उसमें भी यही प्रॉब्लम हो रही है, द मेनिस्कस डिप्लीट्स। तो बेसिकली जो एज रिलेटेड नी प्रॉब्लम्स हैं, दैट कैन आल्सो बी फिक्स्ड इफ you are there well in time, at the right time, at the right time, of course. क्या कोई disadvantage है इसका? If the expertise is not adequate, it might dislocate. Knee replacement never dislocates. So you need to find the right person, right place for it. That is the only part, and the expertise is not very commonly available. That is the biggest disadvantage. You cannot get it anywhere. Knee replacement can be done in any city, any town, anywhere. Okay. We'll give your links in the description so that people know where to go. And how is it actually done, the meniscus replacement? इसमें भी सर्जिकली ही होता है ये पूरी तरह? Knee replacement में we put a midline incision, काफी बड़ा incision लगाते हैं. We take out the old knee and put a new one. It has another advantage. If you are putting knee on the bed or somewhere, you are cleaning, आप कुछ कर रहे हैं, तो when there is a midline incision, तो आपको बहुत पेन होता है. इसमें the incision is on the side, तो आपको कभी भी kneeling वाली एक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी. That is one small advantage. Right. So we make a small window. हम जो पुराना meniscus जो damaged है उसको रिमूव करते हैं and we put something like this. Okay. So now you see the difference. One is this and one is this. Just this. So this is obviously minimal invasive very thing. very minimal, so hence the recovery time is lesser and hence the after effects are much yes. lesser. So this is the difference I'm trying to say. So we need to educate people. Is it safe to say कि आपकी लाइफ पहले जैसी ही रहेगी? बिल्कुल पहले जैसी. We are making you 10 years younger. Okay, just wondering, does it work with other joints in the body as well? और या फिर ये जो सेटअप है मेनिस्कस वाला, ये सिर्फ नी में ही है ऐसे? जो most commonly replaced joints हैं, most common is knee, 90%, 10% is hip, and a few % of shoulder. Shoulder is a non-weight bearing joint. उसमें इतने issues नहीं आते हैं. Hip is very uncommon. लेकिन MIS टेक्निक से हमने उसका पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया है. अब मेरे सारे पेशेंट स्क्वाट कर रहे हैं, क्रॉस लेग बैठ रहे हैं, तो वो वैसे ही स्ट्रेंथन कर रहे हैं. तो हमने उस फील्ड को ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग कर दिया है, लोगों को अवेयरनेस दे दी है, एंड नाउ वी आर हैविंग ग्रेट रिजल्ट्स. बट नाउ वी हैव चोजन द नी सेगमेंट कि इसमें हम पेशेंट को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं. हाउ मेनी पेशेंट्स हैव यू क्योर्ड विद meniscus replacement? We have started with few hundreds now, into few hundreds. It's not few thousands, because we are still making it popular and we are making people aware. एक बड़ा कॉमन सी बात है, नी रिप्लेसमेंट का पेशेंट कभी भी किसी साथ वाले पेशेंट को ये नहीं कहेगा यार करा लो बड़ा अच्छा है. जनरली देयर एक्सपीरियंस इज नॉट वेरी प्लेजेंट टाइप. जो मेरा पेशेंट बाइक चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, सीढ़ी चढ़ रहा है दौड़ के, तो दूसरा पेशेंट भी कहते हैं आपने ऐसा क्या कराया है. अच्छा, तो इट्स लाइक ए चेन रिएक्शन की दीज पेशेंट्स आर हैप्पी टू शेयर. हमने जब MIS टेक्निक शुरू किया था तो हिप रिप्लेसमेंट वाज ए सर्जरी की यार हिप रिप्लेसमेंट तो एल्डरली लोगों में होता है, बट यू विल बी अमेज्ड टू फाइंड कि 80% ऑफ हिप पेशेंट्स आर लेस देन 40 years of age. Hip replacement is a young man surgery. Knee replacement is old man surgery. Why is that? Because of AVN. AVN is a disease, avascular necrosis, which happened very much after COVID because of steroids. उससे बहुत सारे लोगों के हिप खराब हो गए, अच्छा, डैमेज्ड हो गए,
एंड दे आर ऑल बिटवीन 25 to 40 years of एज ग्रुप। तो उन सबको डर लगता था कि हिप आपने रिप्लेस किया तो जमीन पे तो कभी नहीं बैठ पाओगे और शादी वाले दिन तो नीचे बिल्कुल नहीं बैठोगे। वो बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी है, इट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट। तो इसलिए सब लोग डरते थे। हम MIS टेक्निक लेके आए, हमने सिनेरियो चेंज किया एंड नाउ इट इज सच ए हैप्पी इवेंट इन देयर लाइफ। तो इसी तरह से हम नी सर्जरी को भी एक हैप्पी इवेंट बनाना चाहते हैं। राइट, उनको लगे कि करवाने के बाद अच्छा ही होगा, बहुत मेरे अच्छा साथ। हो गया। I'll have a better life Yes, instead. yes. Are there any myths around meniscus replacement? Yes. या जिस वजह से कोई fear या कोई myths जिस वजह से लोग नहीं करवाते? इसमें एक सबसे बड़ा डर पेशेंट को लगता है कि सर मैंने अभी मीडियल कंपार्टमेंट कराया है, ऐसा तो नहीं कि 2 या 3 साल के बाद मेरा लैटरल कंपार्टमेंट खराब हो जाएगा, फिर आप कहोगे जी अब इसको हटा के अब नी रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं 4-5 साल में दूसरी सर्जरी कराऊंगा। वैलिड क्वेश्चन। तो उसका एक मिथ है जो मैं बताता हूँ। दिस इज कॉल्ड यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट। ओके, दिस इज अनदर ऑप्शन दैट इज गिवन टू पेशेंट्स व्हिच इज ए पुअर कजन ऑफ meniscus replacement. How is it different? Let's again go back to our basic model. Okay. Femur, tibia, meniscus. When my knee moves, the meniscus moves along with. You see, meniscus is not a fixed structure. It moves along with. And when a structure moves, the wear and tear is much less. It's just like a ball bearing. But if you look at UKR, we call it UKR, unicondylar knee replacement. Half of the knee is replaced. When I move this, you see, this part is fixed. Okay. So it is unnatural. So that's why this design fails in 5 years. To improvise this, meniscus replacement was produced. And now you see, it moves. Oh. It moves. अच्छा. So this is a part of evolution. तो हम normal anatomy और physiology को replicate कर रहे हैं. Okay. उसके हम काफी close पहुंच गए हैं. The way it functions, we are making it function just like that. और ये कब change हुआ था ये? Like how many years? It happened years back. अच्छा. But because of UKR, लोगों को लगता है ये भी UKR जैसा ही लग रहा है तो ये भी 5 साल में फेल हो जाएगा. So we are trying to educate people that this is not UKR. Now we have better. This is something better. तो सबसे बड़ा डर पेशेंट को ये लगता है कि 5 years के बाद आप दूसरी सर्जरी बताएंगे, इसलिए हम नहीं कराएंगे. Then we tell them कि it is not UKR. It is something else. Is there any special case study which you would like to share with us? Something which is still very close to your heart, or you can't really take it off your mind. There was a young couple and the mother told me that लड़के का कुछ एक्सीडेंट हुआ, उसके हिप में कुछ इंजरी हुआ and he started limping or they got separated. This was the stage when I touched the family कि हाँ अब मुझे क्या करना है. तो उसकी मदर ने मुझे बताया कि सर ये लिम्प कर रहा है and the girl and her family were objecting to it कि ये तो लाइफ लॉन्ग वैसे ही चलेगा. Now he cannot be corrected. Right. This cannot be remedied. ये ठीक तो हो नहीं सकता है कभी. तो मैंने उसकी मदर को प्रॉमिस किया कि देखो इसकी लिम्पिंग और ये जो पेन है ये मैं ठीक कर सकता हूँ. कोई बता नहीं पाएगा कि इसका कभी कुछ हुआ था. कहती सर करो आप प्लीज. तो हमने किया, वी ऑपरेटेड, वी रिप्लेस्ड हिज हिप एंड विद इन फ्यू मंथ्स ही वाज गोइंग टू जिम, ही वाज रनिंग एंड एवरीथिंग. Within few months. Wow. And you won't believe, one day his mother, that boy and that girl, all of 3 came to my clinic and they said ki in your presence we want to reconcile. Oh my God. 3 months down the line they got remarried. Oh my God. You reunited them. And I was honored enough कि मैंने उस शादी में participate किया. I was there. I can still feel that. I'm sure. I really feel blessed to be part of this profession कि हमें कितना चांस मिलता है उन लोगों को, उनकी लाइफ का पूरा कोर्स हम चेंज कर सकते हैं. Yeah, that is so true. In the same way मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी लोगों से करना चाहता हूँ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं. We are not gods. हम अच्छा काम करते हैं, सब कुछ करते हैं. But there is no doctor, no surgeon or no hospital who can deliver 100%. The maximum cure rate of any procedure, any treatment is not more than 90%. 10% patient या तो ठीक नहीं होते हैं या वो satisfied नहीं होते हैं. मेरा humble request ये है कि let's treat doctors as human beings. वो भी गलती कर सकते हैं, उनसे गलती हो सकती है. जब डॉक्टर से गलती होती है ना, पब्लिक, मीडिया, they become very unsympathetic. डॉक्टर ने ये कर दिया, डॉक्टर ने वो कर दिया. तो it's my small humble request कि treat us as human beings. या तो आप हमें भगवान बना देते हो या फिर बिल्कुल वो कर देते हो, गलत है. तो let's be polite, let's be sympathetic with the doctors. So it is something very emotional for us कि हमारे पेशेंट ठीक होकर जाएं. लेकिन जब वो क्रूअल्टी दिखती है ना सामने से तो sometimes it looks like यार मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊं कि नहीं बनाऊं.
आप कितनी बार वीडियोस देखते हो, इमरजेंसी में पेशेंट की डेथ होगी, डॉक्टर के साथ पिटाई कर दी, ये सब कर दी. दैट्स रियली अनफेयर. शायद ऐसा भी होता है कि एक डॉक्टर हज़ारों अच्छी चीज़ें करता है, बट अगर एक गलती या एक ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो वही हाईलाइट होता है, वही सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया में, न्यूज़ में, हर जगह पे. और ये गलती नहीं होती है, दीज आर जजमेंट्स. जो आपने बोला ना कि या तो भगवान बना देते हैं, एक्चुअली उसमें भी पूरी सच्चाई है. वी रिस्पेक्ट डॉक्टर्स अ लॉट, और हमें भी पता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो सीधा मतलब हमारे लिए गॉड कैन नॉट बी प्रेजेंट है, सो डॉक्टर्स आर. हमें पता है हमें कहाँ जाना है, राइट फ्रॉम छोटा सा सर्दी खांसी जुकाम टू बिग प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स लाइक कैंसर एंड व्हाट नॉट, तो सीधा डॉक्टर के दरवाजे पे ही जाते हैं. आई थिंक ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड इज़, जो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, फॉरगिवनेस. अगर एक कोई चीज़ वो नहीं हो पाई जैसा आपने चाहा था, तो वहाँ पर हम सीधा किसी को ब्लेम नहीं करें. अगर आपको एक सुई भी चुभ जाती है ना किसी से गलती से, तो आप लड़ाई कर लेते हैं, गुस्सा कर लेते हैं. पेशेंट अलाउज मी टू पुट ए नाइफ टू हिज बॉडी. आप सोचो ना कितना बड़ा ट्रस्ट है. तो हम उसको रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे. तो ये है. तो दिस डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप का कोई कंपैरिजन नहीं है. तो मेरा तो रिक्वेस्ट है कि हम डॉक्टर और पेशेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लेट्स कीप इट सैक्रोसैंक्ट, उसको उतना ही अच्छा रखें. उसको नहीं होती इस तरह की बातें डिस्कस कभी. आई एम ग्लैड दैट वी डिस्कस्ड इट. थैंक यू. Okay, now let's end this entire discussion on an interesting note. I have a rapid fire round for you. I'll ask few questions and feel free to answer in a word or a sentence. Do squats really damage your knees? Yes. If your knee is painful or if you are doing it in an incorrect way, it is harmful. Under supervision, within limits, it is very good exercise. Should you stop exercising the moment you feel knee pain? Knee is only one part of our body. Rest of the body should retain its activity normally as much as you can. That, yes. And get your knee investigated so that we can bring it to the same level of activity as soon as possible. Is running bad for your knees, especially for senior citizens? Right track, right footwear, and the distance which is right for your overall body. Because you have to look at your cardiopulmonary status also. अगर आप elderly हैं तो आपको वो भी देखना है. Right. That you are not overexerting. You have to look at the body as a unit. It's not just the knees. Not just the knees. But if you can do it, it's great. Okay, so is knee pain or back pain only an old age problem? No, not at all. Unfortunately, it can happen in younger people. You can have disc problem. You can have ligament tears. You can have meniscal tears. Especially you look at sports people. It can happen at any age group. But yes, mechanism, cause, course can be different. But they are like vulnerable areas. Knee is the most exposed joint. True. It is not covered by any muscles. Your back participates in every single movement. Even if you are writing, your spine is participating. Does losing weight fix your joint pain? To quite an extent. Especially in early arthritis, अगर आपका पेन अभी शुरू हुआ है, reduce weight and you'll find कि आधा ट्रीटमेंट तो आपने खुद ही कर लिया है. And the vice versa is also true. Yes. If you will keep putting on weight, it will put more pressure on knees and even your normal knee will give way. Is bad posture the number one cause of back pain? That is one of the causes. One of the top. It's the commonest preventable cause. Okay. Of course, the posture is in your control. So you can correct it. You can avoid backache, at least for this reason. One last question. Is soft mattress best for back pain? It should not be too soft. It should be like, means I cannot quantify it, but it should not be very hard. कुछ लोग hard bed पे सोते हैं, वो भी गलत है. It should be like a coir sort of बेड जिसमें हमें बेस मिलता है. कई बार क्या होता है जब आप बेड में मूव करते हो और एंड इट इज टू सॉफ्ट, यू आर पुटिंग सो मच एक्स्ट्रा स्ट्रेस ऑन योर रिस्ट्स, ऑन योर बैक कि आपको उठने के लिए बहुत एक्सर्ट करना पड़ता है. स्पेशली ऑल द होटल. यस, वो बहुत सारे जो बड़े मैट्रेस होते हैं तो दे आर नॉट वेरी गुड. तो ये शुड बी हाफ फर्म सॉर्ट ऑफ. परफेक्ट. थैंक यू सो मच. वेरी वेरी इंसाइटफुल. Genuinely learned a lot of new things today and how to prevent a lot of things and how to prevent doctors going to the doctors. And I thank you for being the medium for conveying this message to the public that some things are evolving in the treatment. There are new things coming up. They should be aware about it. Yeah, right. अगर आपको पता ही नहीं होगा, आप वो चीज़ के बारे में बात ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे मिलेगी? Very true. So the idea is कि आपको प्रॉब्लम आती है, but if we can prevent them, so then we are not adding years to your life.
but we can definitely add life to your ears. That quality of life which you actually want. So we will not allow you to get older before 80. You are young till 80. Yeah. The way we say that it's not about lifespan anymore. It should be about health span. Health span. How healthy you are and Yes, how yes. much are you enjoying your life, the quality of life. And generally you say that at 55 or 60, Yeah. you are at the peak of your career most of the times. And suddenly because of knee, you feel कि यार मैं वो काम ही नहीं कर पा रहा. I'm not able to realize my potential. That is a really sad situation. True. अगर आप हेल्दी हैं, आप फिट हैं, तो यू कैन वर्क फॉर 10 more years, 20 more years, and you can contribute so much to the society, to your family, to yourself. So your knees also define your age. Yes, definitely. अगर आप अभी सिर्फ 35-40 साल के ही हो मगर आपकी नीज ओल्ड हो गई हैं तो फिर आप बेसिकली यू आर नॉट एबल टू एंजॉय योर लाइफ व्हिच यू शुड आइडियली बी. Personal life, professional life. Yeah. Means the way you get up and greet someone will tell how fit you are, how good your Exactly. knees are, and that gives the Exactly. first impression. Yeah, that is so true. Actually, अगर आपकी नीज हेल्दी नहीं है या स्ट्रांग नहीं है ना तो उठने का ही मन नहीं करेगा. आप बैठे ही रहोगे, सल्प करोगे, आपको लगेगा कि नहीं यार क्या ही घुटनों में दर्द होगा. Yes, आप presentation कर रहे हो, you're walking around, you're talking to your clients, your family, your team. The way you behave, the way you handle yourself, Right. किस तरह से आपकी movements होती हैं, it makes a complete personality. So it can be corrected easily. It can be Right, prevented. I love the final message that you just gave to our audience and I really hope कि लोगों को भी बहुत कुछ clarity मिली और बहुत कुछ सीखने को मिला. I would like you all to write it down in the comments कि क्या नया सीखा या क्या वो चीज़ है जो आपको इस conversation से पहले नहीं पता थी and now that you know and that can make your life better. So let us know in the comments and thank you so much, Doctor, once again. Thank you. It was wonderful. Thank Loved you so it. much.